हेलो 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 दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रहा होगा। दोस्तों, हमने अभी तक 5 पेपर कंप्लीट कर दिया है। 5 जुलाई 2022 का टोटल 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कंप्लीट कर दिए हैं। 6 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट का दोस्तों कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग दोस्तों 7 जुलाई 2022 का थर्ड शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार जो 2021 वाले एग्ज़ाम 2022 में हुए थे। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है और इसमें कुछ ज़रूरी बात जो नए स्टूडेंट रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए, और जो स्टूडेंट रोज़ वीडियो देख रहे हैं वो सीधा स्किप करके क्वेश्चन नंबर 1 पर चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नए स्टूडेंट के लिए दोस्तों कुछ ज़रूरी बात। आज का जो पेपर हमारा है वो है 6 जुलाई 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था 5 PM और 6:30 PM के बीच में उनका पेपर है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम था कौन सा, एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार का, और एमटीएस और हवलदार का था। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, पेपर 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा विशेषता है जो एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया है एयरफोर्स ग्रुप एक्स 2019 में हमने क्वालिफाई किया है। इंडियन एयरफोर्स 2019, रेलवे एनटीपीसी जो 2019 का 2020 में हुआ था, 2022 में रिजल्ट आया, इसको क्वालिफाई किया है। एसएससी एमटीएस 2021 क्वालिफाई किया है। और दोस्तों ये हमारा था कुछ बात। अब दोस्तों बात करते हैं जो आज हम पढ़ाएंगे उसका आपको किस तरह से बेनिफिट होगा। दोस्तों आज जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका PDF हमारे ये टेलीग्राम चैनल पिंटू क्लासेस पटना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहाँ से आपको इसका PDF मिलेगा। और PDF का सबसे खास बात क्या है दोस्तों, वो आपको अभी बताने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के नीचे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए हमको डबल बार कंटेंट को वेरीफाई करना पड़ता है। सबसे पहले इस वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो ये हमारा 00 पर दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम टाइम स्टाम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में देख के वीडियो के वहाँ पर लिख दिए कि 00 से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। 2 मिनट से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी किससे रिलेटेड है, किससे, अगर क्वेश्चन आपका अनुपात समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित है तो वो लिख देते हैं। अगर सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है तो वो लिख देते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित है तो वो लिख देते हैं। दोस्तों ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा, क्योंकि बार बार आप वीडियो देख के टाइम वेस्ट करोगे दोस्तों। उससे बेहतर है कि जो क्वेश्चन आप जान रहे हो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, और जो क्वेश्चन नहीं जान रहे हो उसको फटाफट करने का प्रयास कीजिए। और जो लड़के नए हैं उसको तो पूरा वीडियो देखना ही है। और एक बात और दोस्तों, जिसका मतलब माइंड थोड़ा ज़्यादा काम करता है वो वीडियो को डबल स्पीड पर देखें, ताकि आपका 1 घंटे का वीडियो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बात आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमने 5 वीडियो डाल दिया है और आज हमारा दोस्तों 6ठा वीडियो जाने वाला है। पर लिस्ट बना हुआ है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का, इसको आपको विजिट करते रहना है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा इसी एग्ज़ाम में 25 आउट ऑफ 25 मैथ में हमारा स्कोर है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है दोस्तों, कोई तरह का दिक्कत मार्कर वगैरह में, मार्कर का साइज एक बार हम कम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना तो सही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मान लगभग कितना होना चाहिए। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारा कैलकुलेशन से संबंधित है, सिंप्लीफिकेशन से। तो दोस्तों ये 305.03 है, तो हम लोग इसको सीधा 305 ही लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है लगभग मान। तो 305.03 का लगभग मान कितना हो जाएगा, 305 भागा है दोस्तों, तो भागा लिख देंगे। पेन का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, पेन का साइज बढ़ा दी दोस्तों। उसके बाद भागा यहाँ पे है, और भागा के बाद दोस्तों है यहाँ पे 61.09, तो इसको हम लोग लगभग में लिख सकते हैं 61 दोस्तों। उसके बाद हमारा गुना है दोस्तों। उसके बाद हमारा यहाँ पे 11.47 है, तो 11.47 लगभग दोस्तों 11.50 के बराबर है। 47, अगर 45 से ज़्यादा है तो 50 लिखेंगे, और अगर 45 से कम है दोस्तों तो 40 लिखेंगे। तो यहाँ पे 45 से ज़्यादा देखिए, यहाँ पे 47 है ना, तो 11.50 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 11.5। ठीक है, अब दोस्तों 61 से 305 को भागा लगाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा,
और यहाँ पे दोस्तों हमारा आएगा 11.5। अब इसको दोस्तों हम लोग गुना करेंगे 11.5 गुने 5 को, तो 11 पचे 55 प्लस 5 भागा आधा मतलब अढ़ाई हो जाएगा दोस्तों। तो 55 और 2 57.5, 57.5 इसका आंसर आएगा, जो कि 57 के लगभग बराबर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों, यदि m बराबर 8x n बराबर 6x, तो n, ये जो हमारा n है दोस्तों, ये m से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों ये m हमारा 8 है, n हमारा 6 है, तो कितना कम है दोस्तों, 2x कम है। किससे दोस्तों 2x कम है, तो 8x से कम है। अब बोल रहा है इसका परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों, तो 100 से इसको क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे यहाँ पे हम लोग 4 बार में, और 100/4 करेंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हमारा आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सिंपल सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को डिनोट करते हैं दोस्तों L से, जिसको लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को डिनोट करते हैं B से, जिसको ब्रेथ बोलते हैं। इसका अंतर दोस्तों 16 सेंटीमीटर है। यदि इसका परिमाप को लोग P से डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, 188 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक हम लोग आयत बना लेते हैं। ठीक है, इसका ये देखिए दोस्तों लंबाई है, इसका ये दोस्तों देखिए चौड़ाई है। ठीक है, अब बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर यानी कि L माइनस B का जो दोस्तों अंतर है वो हमारा कितना है दोस्तों, 16 है। और इसका परिमाप का फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, आयत का होता है 2 × L + B। तो 2 इसका परिमाप कितना दिया हुआ दोस्तों, 188 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 188। 2 से इसको काटेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे 9 4, तो L + B का दोस्तों यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, 94। इसको मानेंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 1, इसको मानेंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों इक्वेशन को अगर दोस्तों हम लोग जोड़ देंगे, इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2L बराबर 9 और 1 10, 10 और 1 11 यानी कि 110। तो L बराबर दोस्तों हमारा निकल जाएगा 55। जब L बराबर दोस्तों हमारा 55 निकल जाएगा, और इसका वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमारा दोस्तों B का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 55। तो 14 में 5 जाएगा दोस्तों, तो बचेगा 9, और 8 में 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 3। ठीक है, तो B का जो वैल्यू हमारा निकल जाएगा दोस्तों, वो निकल जाएगा 39। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई, L × B जो होता है दोस्तों, वो इसका आयत का क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो L का वैल्यू हमारे पास यहाँ 55 है, और B का वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास 39 है। तो दोनों को गुना करेंगे, तो दोस्तों एक वीडियो हम बनाएंगे कि 2 डिजिट का गुना करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, वैसे यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। 9 पचे करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 45, बाकी हाथ बचेगा हमारा 4, और 5 तिया 15 और 9 पचे 45 होता है 60। 60 और 1 करेंगे तो यहाँ पे 9 पचे 45। ठीक है, बाकी यहाँ 4, 5 तिया 15 और 9 पचे 45 60, और 4 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 64। उसके बाद 5 तिया 15 और 6 हो जाएगा हमारा 21। तो 2145 दोस्तों हमारा आयत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 3 पे है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोल रहा है क्रिस को डिनोट करेंगे दोस्तों K से। क्रिस एक काम को 4 दिन में कर सकता है। क्रिस एक काम को दोस्तों 4 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषि को डिनोट करेंगे दोस्तों R से। उसी काम को कितना दिन में कर सकता है ऋषि, तो 6 दिन में कर सकता है। बोल रहे वे दोनों एक साथ काम करते हैं और कुल 1600 रुपया प्राप्त करते हैं। काम के बदले उनको कितना रुपया मिलता है दोस्तों, 1600 मिलता है। इस राशि में ऋषि का भाग कितना है। 2 आदमी काम कर रहा है और दोनों को 1600 रुपया मिल रहा है मिला के, तो बोल रहा है ऋषि को कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो 4 और 6 का एलसीएम दोस्तों हमारा हो जाएगा 12। तो 4 से लगाएंगे भागा 12 को तो बचेगा 3, और 6 से भागा लगाएंगे हम लोग 12 को तो बचेगा 2। तो क्रिस का क्षमता 3 है और ऋषि का क्षमता 2 है, टोटल क्षमता 5 है। और इसके लिए जो पैसा मिल रहा है दोस्तों वो हमारा 1600 रुपया मिल रहा है। तो बोल रहा है इस राशि में ऋषि का हिस्सा कितना है, तो
क्रिस का हिस्सा 3 है, ऋषि का हिस्सा कितना 2 है, तो 2 का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे होगा 1600/5 × 2, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 16 दूना 3200, 5 से काटेंगे, सबसे पहले आसान से सबको समझ में आना चाहिए, 3200/5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 640 इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये हमारा अलजेब्रा का सवाल है और माना जाता है ऐसा कि एमटीएस में अलजेब्रा का सवाल आता नहीं है, लेकिन मतलब बोला जाता है, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ कि नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए एमटीएस को कभी हल्का में मत लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक कुछ इक्वेशन आप लोग को हम बताते हैं, इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों इस इक्वेशन को दोस्तों याद रखिएगा, इक्वेशन को a³ + b³ डिवाइडेड बाय a² - ab + b² रहता है दोस्तों, तो इसका वैल्यू होता है a + b। ठीक है, अब इस इक्वेशन को दोस्तों जान के मतलब समझ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये जो 0 यहाँ पे 5 है इसको a मानेंगे, 0.49 को यहाँ पे हम लोग b मानेंगे, और देखिए दोस्तों 0.51 को a माने हैं तो यहाँ पे 0.51 ये होगा, और यहाँ पे देखिए 0.49 है वो हमारा b होगा। ठीक है, अब दोस्तों a और b को जब हम लोग गुना करते हैं ना, अगर आप लोग 0.51 को दोस्तों 0.49 से गुना करोगे ना, तो देखिएगा इसका आंसर जो आएगा वो 0.2499 आएगा। आप कहोगे भैया कि गुना किए नहीं और अपने मन से सब बोल दे रहे हो, तो दोस्तों यही तो अभ्यास है दोस्तों। अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे काफ़ी सारा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका आंसर यही होने वाला है। तो वही कॉमन सेंस का दोस्तों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जब बनाने बैठोगे और इस तरह से मैनुअली सॉल्व करोगे तो काफ़ी सारा समय दोस्तों बर्बाद हो जाएगा। तो वही समय को बचाने के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 0.51 और 0.49 को गुना करेंगे तो आएगा हमारा 0.2499। तो एक ए 0.51 जो हम लोग हैं सो माने हैं किसको, ए को, और जो यहाँ पे 0.49 है ये हम लोग माने हैं बी को। तो ये जो हमारा ए और बी का क्या है, मल्टीपल है। तो इस इक्वेशन में देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे a³ + b³ भागा a² - ab + b² है। तो इसका सही हमारा जो उत्तर हो जाना चाहिए तो दोस्तों वो हो जाना चाहिए a + b। a का वैल्यू दोस्तों कितना है यहाँ पे 0.51 और b का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.49। अब इसको दोस्तों लोग जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 होगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, जिसके पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, g का 60% बराबर h का 4/5 है, तो GH का लगभग कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों 60% का वैल्यू होता है 3/5, इसको याद रखिएगा। 3/5 में यहाँ दिया हुआ h × 4/5। g का 60% का वैल्यू होता है दोस्तों कितना 3/5। इसको मुंह में एकदम सीधा याद रखिएगा, जैसे लिखा रहेगा खच से एकदम उतार देना है। और h का जो वैल्यू होता है h × 4/5 है, 5 से 5 कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे g/h जो है वो हो जाएगा 4/3। तो बोल रहा है GH का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे सीधा 100 से हम लोग गुना करेंगे दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 1/3 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 33.33%। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग गुना करेंगे दोस्तों 33 चक, तो हो जाएगा हमारा लगभग कितना हो जाएगा 33 चक 30 चक 120 और 4 12 132 प्लस 1 पॉइंट दोस्तों समथिंग होगा इसका, तो 132 और फिर यहाँ 1.33 हो जाएगा यहाँ पे। तो 132 प्लस 1.33 हो जाएगा दोस्तों
133.33%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये सवाल हमारा एवरेज का है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन इसी लेवल का आता है, इसीलिए तो दोस्तों हम बोलते हैं और अच्छे अच्छे टीचर भी बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी जो 4 शिफ्ट हम लोग 5 शिफ्ट करवा दिए हैं, वहाँ औसत का एकदम सेम लेवल का सवाल इसी तरह से है। अब ऐसे क्वेश्चन को अब यहाँ से बना के जाओगे तो एग्जाम में तो चुटकी में मार दोगे दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 लड़कियों के समूह में 38 किलोग्राम वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की आ जाने से उनके औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नई लड़की का वजन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये जो 6 लड़की है दोस्तों, इसका औसत वजन को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, और नई लड़की का आने के बाद 2.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। अब इसी से हम लोग इस वैल्यू को मतलब पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 6 लड़की है और इसका औसत वजन x है दोस्तों। ठीक है, तो 6 लड़की है, औसत वजन x है, और इसमें से एक लड़की जो शामिल है वो हमारी 38 किलोग्राम की एकदम पतली लड़की शामिल है दोस्तों। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बोलता है कि इस पतली लड़की 38 किलोग्राम लिखा हुआ है, 38 किलोग्राम लड़की के स्थान पर एक नई लड़की आ जाती है, तो नई लड़की कोई भी आएगी तो उसको हम लोग y मानते हैं। ठीक है, तो नई लड़की दोस्तों कोई मान लेते हैं इस 38 किलोग्राम की लड़की की जगह पर आ गई, तो उसका वो जो लड़की है y है। ठीक है, इधर 5 वो लड़की और है, तो बोलता है दोस्तों कि औसत वजन जो है 2.5 किलोग्राम का वजन मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहले औसत वजन हम लोग दोस्तों x माने हैं, और इस मोटी लड़की को आने से औसत वजन में 2.5 किलोग्राम का क्या होता है दोस्तों, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 घटा देते हैं, तो 6x - 6x यहाँ पे बचेगा 0, और 6 दूना 12 और यहाँ पे 3 बचेगा तो हो जाएगा 15, जो कि ये हमारा माइनस में होगा, बराबर 38 माइनस y होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये y इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 38 और 15 हो जाएगा दोस्तों 53 kg, जो कि नई लड़की का हम लोग वजन को निकालनी है। नई लड़की को यहाँ y माने थे ना दोस्तों, तो नई लड़की को y माने हैं, तो इसका वजन कितना होगा यहाँ पे 53 kg, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। बोलता है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा जो ये बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट याद रखिएगा, जिस पर इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज का डिस्कस किया हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोल रहा है। कैसे, यहाँ पे वार्षिक रूप से संयोजित, जैसे यहाँ पे लिख दिया, ये जो संयोजित लिख दिया, आपको टर्म पता हो जाना चाहिए कि संयोजित जैसे लिखा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो 12% की दर से 2 साल में कितना मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज आपको पता है मिश्रधन, तो 12% की दर से 2 वर्ष का दोस्तों, 12% की दर से समय हमारा है 2 वर्ष, और इसका इक्विवेलेंट अगर हम लोग रेट निकालेंगे दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है 12 + 12 + 12 × 12/100। इसको दोस्तों अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 × 12 = 24 और 1 25.44%, 2 साल का क्या इक्विवेलेंट रेट। अब दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, जितना भी मूलधन दिया रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है दोस्तों, जितना भी हमारा मूलधन दिया है, जैसे कि यहाँ पे 10,000 मूलधन दिया है, और कितना साल का निकालना है उसका पावर में कर देते हैं, या फिर उसका इक्विवेलेंट रेट निकालते हैं। तो 2 साल का इक्विवेलेंट रेट हम लोग निकाल दिए यहाँ पे 25.44%। ठीक है, तो 25.44% निकाल दिए हैं दोस्तों,
तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो हटेगा, यहाँ पे इस परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे भी 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया है 2 साल का, वो निकल गया है 2544। लेकिन बोल रहा है मिश्रधन, मिश्रधन मतलब इसमें जो हमारा मूल राशि है, ये जो हमारा मूल राशि दोस्तों मूलधन, इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। मूलधन को भी जोड़ना है तो मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, पहले से 10,000, तो 10,000 और 2,524 हो जाएगा यहाँ पर 22,000, अबे 12,000 होगा, 22,000 कैसे होगा, 12,544 रुपया दोस्तों ये 2 साल में प्राप्त होने वाला मिश्रधन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन बड़ा आसान है दोस्तों। एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कार का जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड जो होगा दोस्तों कार का, इसका फार्मूला होता है 2 टाइम S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। दोस्तों अगर 2 कार का स्पीड दिया हुआ है और दोनों कार का बोलेगा कि एवरेज स्पीड निकालिए, तो फार्मूला होता है 2 गुने पहला कार का स्पीड गुने दूसरा कार का स्पीड डिवाइडेड बाय पहला कार का स्पीड प्लस दूसरा कार का स्पीड, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला को सिंपली लगाएंगे तो पहला कार का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे 80, दूसरा कार का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों 100 और 80 प्लस करेंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 दूना 16 पर 3 जीरो और 180। दोस्तों यहाँ से 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1600 और 18 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 800 और यहाँ पे हो जाएगा 9। इसको सीधा भागा लगाते हैं तो हो जाएगा 9 8 72, 8 0 9 8 72, फिर 8 हो जाएगा तो 9 8 72, 9 8 72, जो कि हमारा दोस्तों 88.88 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे 88.88 कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 पर है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न तालिका पिछले 4 विधानसभा चुनावों के द्वारा, ये सब पढ़ना ही नहीं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन खच से बन जाएगा। देखिए कभी बोल रहा है कि इस केंद्र पर, मतलब ये जो डाटा दिया हुआ है इसके आधार पर 2010 और 2015 में डाले गए वैध मतों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको अवैध मत, इलीगल मत और लीगल मत के मतलब पता ही होगा। इलीगल मत मतलब जिसका कोई फ्रॉड तरीके से वोट दिया जाता है, इसको जिस वोट को हम लोग हटा देते हैं उसको बोलते हैं इलीगल वोट, मतलब अवैध वोट। वैध वोट मतलब जो जेन्युइन आदमी वोट डाल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वैध वोट। अब देखिए इसके आधार पर क्वेश्चन को बनाते हैं। इस केंद्र पर 2010 हमारा ये है दोस्तों और 2015 हमारा ये है, में डाले गए वैध मतों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 2010 में जो टोटल वोट हमारा डाला गया है दोस्तों, वो डाला गया हमारा 8,000। और जब भी हम लोग दोस्तों परसेंटेज की बात करेंगे हमेशा 100 की बात करते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। पर प्लस सेंट से मिलकर बना होता है दोस्तों परसेंट। सेंट का मतलब सेंट जो सो एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब ही होता है दोस्तों 100, इस बात को याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी को। तो जब भी परसेंट की बात करेंगे तो हमेशा हम 100 पर बात करेंगे। ठीक है, तो 8,000 वोट हमारा दोस्तों 2010 में डाला गया, जिसमें से बोल रहा है 7% वोट क्या हो गया, 7% वोट दोस्तों हमारा अवैध हो गया। तो कह सकते हैं कि 93% वोट हमारा वैध होगा। तो यहाँ पे वैध वोट कितना है दोस्तों, 93%। कब, 2010 में। प्लस बोलेंगे, योग यहाँ पे बोल रहा है, योग का मतलब ही होता है दोस्तों प्लस। 2015 में डाला गया वैध मत, तो 2015 में टोटल वोट डाला गया दोस्तों 94,000 टोटल वैध मतलब वोट डाला गया, जिसमें से 15% वोट दोस्तों अवैध है। तो अगर 15% दोस्तों 15% अगर वोट हमारा अवैध है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि आराम से 85% वोट जो सो बढ़िया वोट है, वैलिड वोट है, वैध वोट है। तो 85% वोट यहाँ पे क्या दोस्तों, वैध वोट है।
अब दोस्तों इसी को हम लोग बोल रहा बनाने के लिए, इसका योग बोल रहा था, योग के लिए हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ से परसेंट को दोस्तों हटाएंगे तो डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। परसेंट जब भी हटाते हैं डबल जीरो कटता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ बातों को आपको हमारी भावनाओं से समझना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो दिक्कत होगा आपको। अब देखिए 93 गुने 8 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 8 72, 72 और 2 74, 74 और 4 7440 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम लोग परसेंट को हटाएंगे तो डबल जीरो हटेगा, यहाँ पे 85 है, इसको 94 से गुना करेंगे तो होगा 5 चक 20, ठीक है। बाकी यहाँ 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9 5 45 और 8 चक 32, 45 2 47, 77 और 2 79, बाकी यहाँ पे 7 बचेगा। 9 8 72 और 7 79, 7990। अब इसको जोड़ते हैं तो जीरो और जीरो को जोड़ेंगे, इधर जोड़ देते हैं, ठीक है। जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो होगा, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 9 और 4 को जोड़ेंगे 9 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, बाकी यहाँ 1 होगा। 9 4 13 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 14, 7 7 14 और 1 15,430, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब हाँ इसे दोस्तों बिल्कुल ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा B1 की बिक्री है, ये हमारा दोस्तों B2 का बिक्री है, ये हमारा B3 है, ये हमारा B4 है। बोल रहा है इन 3 वर्षों के दौरान शाखा B3 शाखा हमारा ये है, बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या की गणना कीजिए। तो B3 से दोस्तों ये हमारा शायद आपको दिखता नहीं होगा, ये हमारा दोस्तों 465 है, ये जो हमारा है सो 457 है, और ये हमारा 456 है। तो बोल रहे B3 शाखा B3 से बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या, तो 465, 457 और 456 का योग बोल रहा है दोस्तों। तो 465, 457 और 456 का योग बोल रहा है। तो 7 5 12 6 18, 5 1 6 5 11 6 17, 4 1 5 4 9 4 13। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1378, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों बिल्कुल एवरेज का है और चुटकी में आप भी सॉल्व कर दोगे। U, V और W का औसत 48 है, तो U प्लस V प्लस W 3 को इसका औसत दिया 48, तो इसको 3 से गुना करेंगे। और V प्लस W का जो औसत है ये हमारा दिया हुआ है, इसका भी औसत दिया हुआ 48, इसको गुना करेंगे मात्र 2 से। तो बोल रहा है U का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों तो सिर्फ यहाँ बचेगा U प्लस 0, क्योंकि V प्लस W कट जाएगा। और यहाँ 48 गुने 3 है, 48 गुने 2 है, तो 48 गुने 1 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि U का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 48। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई। मान लीजिए रियान भैया जो है ये 450 रुपया में इसको बेच रहा है, और रियान भैया को 10% का हानि। हमेशा दोस्तों बात बोलते हैं परसेंट, जहां हम लोग चर्चा करेंगे 100 की बात करेंगे, 10% की इसको हानि हो गया, मतलब ये आदमी जो है 90% में माल को बेचा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि ये 90 में माल बेचा। अब बोल रहा 12% के लाभ प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए, तो 12% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना रेट में उसको बेचेगा। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 9 से काटेंगे इसको, 5 बार में कट जाएगा। तो 112 गुने 5 करेंगे दोस्तों तो 560 आएगा, जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिक बेस है दोस्तों, इसको अगर गधा वाला दिमाग लगाइएगा तो फंसने का संभावना है और गलत भी हो जाएगा।
बोलता है निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः, मतलब 4 जो है सो 2 से कहेंगे पूर्णतः विभाजित है तो कहोगे हाँ, कहेंगे 5 2 से पूर्णतः विभाजित है कहोगे नहीं, क्योंकि पूरा पूरी नहीं कटता है। पूर्णतः का मतलब होता है कि पूरा पूरी कटना चाहिए। तब बोल रहा निम्न में से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो 403 मेरे भाई साहब है, इसका डिजिट सम हमारा 7 होता है, और 496 इसका डिजिट सम कितना 9 4 13 6 19 है दोस्तों। 9 4 13 और 6 19। अब दोस्तों 7 और 9 इसका हमारा यूनिट डिजिट का सम आ गया। तो इससे हम लोग दोस्तों एक लॉजिक लगा सकते हैं कि ये जो संख्या होगा ये पक्का 3 से विभाजित नहीं होगा, और इसके जो बगल में 3 है ये हमारा विषम संख्या है, इस वजह से ये 2 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 496 का। इसका सम हमारा 19 आ रहा है, 19 सम आ रहा है, मतलब ये संख्या पक्का 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर सम 3 से विभाजित होता है तो मान लीजिए कि जिस संख्या से इसको विभाजित करेंगे उससे वो विभाजित हो जाता है। तो यही लॉजिक को दोस्तों यहाँ से हम लोग लगाएंगे। 403 का सम आया है 7, 496 का हमारा डिजिटल सम आया है, यूनिट डिजिट का सम आया है दोस्तों 19। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि क्या ये 93 से विभाजित होगा। 93 दोस्तों अगर देखोगे तो इसको हम लोग 31 या 93 लिख सकते हैं। तो ये संख्या देखिए 3 से विभाजित है, मतलब ये जिसको विभाजित करेगा वो भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 93 अगर 403 को विभाजित करेगा तो ये 3 से कटना चाहिए। तो क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं, क्योंकि इसका देखिए डिजिटल सम, यूनिट डिजिट का सम दोस्तों 7 है, जो कि 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 62 दोस्तों देखिए इसके अंत में ये जो हमारा जो ये 2 दिख रहा है, यहाँ जो आप देख सकते हैं ये जो हमारा 2 दिख रहा है ये हमारा सम संख्या है, और ये इस जो 403 है इसके लास्ट में कोई भी सम संख्या नहीं है, मतलब 62 से ये कट ही नहीं सकता है दोस्तों। 13 हमारा एक छोटा संख्या है तो इसको डायरेक्ट विभाजित करके देख लेंगे। तो 13 से 403 को विभाजित करेंगे दोस्तों, 403 भागा 13 करेंगे तो 13 3 39, 13 एकम 13, मतलब ये संख्या हमारा 403 से जो है वो कट जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? कट जा रहा है। अब देखते हैं 496 क्या 13 से कट रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 496 भागा 13, तो 13 3 39, 10 6 बचता है, तो 13 7 91, 13 8 104, फिर बचता है 2। तो दोस्तों ये 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो ये हमारा क्या है नहीं कट रहा है, तो ये भी संख्या हमारा क्या होगा दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। अब ये तीनों संख्या मतलब ऑप्शन 1 2 3 ख़त्म हो गया, तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये ऑटोमेटिक हमारा सही उत्तर होगा, जो कि 31 है। 31 से देखिएगा भागा देखो तो ये कट जाता है दोस्तों। अभी आपको करके भी दिखाते हैं। 403 भागा हमारा 31 है, तो यहाँ पे जाएगा 31 एकम 31, 31 3 93। ठीक है, अब यहाँ पे 496 भागा 31 है, तो 31 एकम 31, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 31 8 18 186, तो यहाँ पे 6 बार में 1 कट जाएगा दोस्तों। तो हमारा 16 से 1 डिवाइड हो जा रहा है और ये 13 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल ये आसान सवाल है, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। ये मान लीजिए दोस्तों हमारा 2 पहिया भागा 4 पहिया का अनुपात जो है वो हमारा 11/9 दिया हुआ है। 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है। ये जो 4 पहिया वाहन है दोस्तों, इसमें जो है सो 1/4 जो है क्या है सो पेट्रोल वाहन वाला है, पेट्रोल वाहन, और शेष जो है वो 81 डीजल वाहन वाला है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे भाई साहब, तो 1/4 अगर 4 पहिया वाहन वाला अगर पेट्रोल वाहन है तो आराम से कह सकते हैं कि 3/4 भाग जो इसका होगा वो कौन वाहन होगा दोस्तों? तो वो हमारा डीजल वाहन होगा। कौन सा वाहन होगा? हमारा डीजल वाहन होगा। तो 9 का अगर 1/4 हमारा पेट्रोल वाहन है तो 3/4 क्या होगा? डीजल वाहन होगा। तो 9 का 3/4 हमारा क्या होगा? डीजल वाहन होगा। और इसका दोस्तों हम लोग का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे
81। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 9 81, 3 तिया 9, तो 1 बराबर यहाँ पे हमारा दिखा रहा है 12। तो बोल रहा है इस हाउसिंग सोसाइटी में दोपहिया वाहनों की संख्या कितनी है, तो 1 बराबर यहाँ पे 12 है और दोपहिया वाहन की संख्या बोल रहा है 11 है, तो 11 का वैल्यू होगा दोस्तों 12। दोस्तों ये शायद आपको कटा हुआ इधर दिख रहा होगा, तो इसको ज़रा सा हम यहाँ से एक काम क्यों नहीं कर रहा भाई साहब, इसको ज़रा सा दोस्तों हम यहाँ से यहाँ पे मूव कर दे रहे हैं ताकि आपको सॉरी एक सेकेंड, बार छोड़ो, उसको हम फिर से लिख देते हैं दोस्तों। इधर शायद मेरा फेस से आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा ना। 3/4 यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे 9 का दोस्तों 3/4 भाग जो डीजल है, डीजल से चल रहा है और इसका टोटल 81 दिया हुआ है, तो 9 तिया 27 तिया 81 होता है, तो 1 का वैल्यू आएगा दोस्तों यहाँ पे 12। और बोल रहा है कि दोपहिया वाहनों की संख्या याद कीजिए, तो दोपहिया वाहन इस सोसाइटी में 11 है, तो 11 का वैल्यू होगा दोस्तों 12 गुने 11, और 12 गुने 11 दोस्तों होता है हमारा 132, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 16। रवि ने एक कुर्सी को 40% की हानि पर बेची, कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है। अगर ये बेचारा 40% का हानि पर बेच रहा है, तो ये वस्तु को कितना में बेच रहा है दोस्तों, 60% पर बेच रहा है। 60% का दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हमारा दिया हुआ है 900, और बोल रहा है इसका क्रय मूल्य निकालिए। बोल रहा है ये 100% का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों 900/60 गुने 100, तो 0 से 0 कटेंगे, 6 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 1500, तो इसका जो हमारा दोस्तों क्रय मूल्य आएगा वो हमारा आ जाएगा 1500, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा फेस देखने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम अपने आप को यहाँ से हाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोल रहा है यदि 1200 की राशि 4 वर्षों में प्राप्त यदि 1200 की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 1800 है, तो साधारण ब्याज की गणना कीजिए। 1200 की राशि दोस्तों 1800 हो जा रहा है, मतलब इस पर 600 रुपये का ब्याज आ रहा है। तो ब्याज का दोस्तों फार्मूला होता है, क्या होता है ब्याज का फार्मूला होता है दोस्तों मूलधन हमारा 1200 है, गुने मूलधन गुने समय हमारा 4 साल है, और दर हमारा कुछ नहीं तो 8% मान लेते हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ दोस्तों हमारा 600। 00 से यहाँ पे 00 कटेगा, 6 से हमारा दोस्तों यहाँ पे 2 से कट जाएगा, तो 8 × R% बराबर दिया हुआ यहाँ पर 1, तो R बराबर हो जाएगा दोस्तों 100/8, यानी कि 12.5%। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी ए से 20% अधिक कुशल, सी बी से 25% अधिक कुशल, तो बी और सी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बी ए से 20% अधिक कुशल, 20% का वैल्यू होता है दोस्तों 1/5, और बोल रहा है कि 1/5 अधिक कुशल है, मतलब 6/5 हो जाएगा दोस्तों किसका वैल्यू, B/A का वैल्यू। ठीक है, सी जो है सो बी से 25% अधिक कुशल है, मतलब C/B का जो वैल्यू होगा दोस्तों 25% का वैल्यू होता है यहाँ पे 1/4, और 1/4 अधिक कुशल है, तो मतलब कि 5/4, तो C/B का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा 5/4, मतलब C का जो क्षमता है वो 5 है और B का जो क्षमता दोस्तों वो 4 है। ठीक है, तो बोल रहे B और C एक साथ
काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे तो B का क्षमता 6 है और A का क्षमता 5 है। अब दोस्तों क्षमता समय का एकदम उल्टा होता है। अगर दोस्तों एफिशिएंसी को बोलते हैं क्षमता और टाइम को समय को बोलते हैं टी, तो एफिशिएंसी और टाइम में दोस्तों हमेशा उल्टा मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये जो हमारा B और A का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 6/5, तो इसका अगर हम लोग टाइम का रेशियो बोलेंगे दोस्तों तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 5/6। यहाँ से इसका C और B का जो हमारा एफिशिएंसी का क्षमता का जो रेशियो 5/4 है, तो इसका टाइम का जो रेशियो होगा दोस्तों वो इसका उल्टा हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। A/B का जो वैल्यू दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है 6/5, ठीक है। और यहाँ से B/C का जो वैल्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है दोस्तों 5/4। तो यहाँ से हम लोग A/B/C निकालेंगे, ठीक है। A/B/C तो हो जाएगा यहाँ पे 6×5 = 30, 25 और 5×20, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से A बराबर हमारा 30 है, इसको फिर से हम 5 से काट दें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड को आसान बनाने के लिए। तो 5×6 = 30, 5×25 और 5×20। तो दोस्तों A का जो यहाँ पे क्षमता हमारा निकल गया वो 6 निकल गया, और 6 का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में हमको 12 दिया हुआ है। 6 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 10 होगा, और 4 का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो हमारा 8 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है B और C एक साथ काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिखते हैं A B C। A बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 12 है, B बराबर हमारा यहाँ पे 10 है, C बराबर 8 है। तीनों का हम लोग LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 8, 10, 24, 36। सीधा इसको दोस्तों 120 मान लेते हैं, ठीक है। तो 12 × 120, 10 को यहाँ पे 12, 8 से करेंगे तो 8 × 5 = 40, यहाँ 15। तो बोल रहा है B और C काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो B का क्षमता 12 है, C का क्षमता 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120/15, 12, 27। इसको ज़रा सा काटेंगे दोस्तों 3 से, तो यहाँ पे बचेगा 40 और यहाँ पे बचेगा 9। तो B और C जो मिलकर काम करेगा दोस्तों वो 40/9 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हाँ, यहाँ पे हाँ डोमिनोज दोस्तों ये हमारा दिया हुआ है 22%, जो कि आपको शायद नहीं दिख रहा, उसे लिख देते हैं। मैकडोनाल्ड जो हमारा दोस्तों ये लिखा हुआ है 26%, और यहाँ पे सबवे जो लिखा है दोस्तों ये हमारा 13%, KFC जो लिखा है दोस्तों ये हमारा है 15%, और स्टारबक्स जो लिखा हुआ दोस्तों ये हमारा है 24%। अब इसका ऊपर का डेटा हमको लेना ही नहीं है, इस तरह बड़ा बड़ा क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व कर देंगे दोस्तों। बोला दी गई कैफ़े चेन में सर्वाधिक लोकप्रिय कैफ़े को अपनी पसंदीदा कैफ़े के रूप में चुनने वाले लोगों की संख्या और उन लोगों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिन्होंने दी गई कैफ़े चेन में से सबसे कम लोकप्रिय कैफ़े को पसंद किया। तो सबसे अधिक लोकप्रिय कैफ़े दोस्तों यहाँ पे हमारा मैकडोनाल्ड है, जो कि 26% लोग इसको पसंद कर रहा है। और फिर बोला रेशियो इसका निकालने के लिए जो सबसे कम लोकप्रिय है, सबसे कम लोकप्रिय दोस्तों यहाँ सबवे है, जो कि ओनली 13% लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब बोला दोनों का दोस्तों यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 से काटेंगे तो 2 और 13 कम 13, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही उत्तर होगा। ओनली 2:1 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, ये हमारा देखिए मेंसुरेशन का सवाल है दोस्तों। उस समलंब को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रेपीजियम। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। समलंब को हम लोग दोस्तों ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम बोलते हैं। और इसका जो आकृति होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है, और इसका जो ये दोनों परपेंडिकुलर साइड होता है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई, एक भुजा मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, और जिसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब इस भुजा का जो दूरी दिया हुआ है दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो इसका बोलिए क्षेत्रफल क्या होगा।
तो इसका दोस्तों क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दोस्तों 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब इस पैरेलल साइड जो यहाँ से यहाँ तक है 100 और यहाँ से यहाँ तक है, इसका होता है वो दोस्तों सम। तो ये हमारा है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 15, और यहाँ पे 20 है तो इसको लिखेंगे 20, दोनों को जोड़ देंगे और इसका गुना में करेंगे। इस दोनों के बीच की दूरी कितना दोस्तों 12, तो 15 हो जाए 15 20 हो जाएगा यहाँ पे 35 गुने 12/2, इसको काटेंगे 6 बार में तो 35 गुने 6, 35 गुना 70 21, यानी कि 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यदि पद x - 1 x + 2 3x + 5 पर y समानुपाती है, यदि x = 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू 5 बैठाएंगे तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, x प्लस यहाँ पे x का वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और 2 7, यहाँ पे x का वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा 5 दिया 15 और 5 20, और यहाँ पे दिया हुआ y। बोल रहा है ये दोस्तों समानुपाती है, मतलब 4/7 बराबर है दोस्तों 20/y के। तो बोल रहा है y का वैल्यू निकालिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से काटिए इसको 10 बार में, 2 से काटिए यहाँ पर 5 बार में, तो y का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 7 × 5 35, इधर क्रॉस हो जाएगा y इधर चला जाएगा, तो 35 इसका दोस्तों सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों ये फिर से आ गया हमारा औसत का सवाल क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 है, 24 गो छात्र है दोस्तों, और इसका औसत आयु कितना है 24 गो छात्र है और इसका औसत आयु कितना 15। बोल रहा है जब शिक्षकों की संख्या को इसमें शामिल कर लिया जाता है, शिक्षकों की संख्या को शामिल कर, मान लीजिए इतना लड़का है और इसमें से अलग से किसको शामिल कर लिया जा रहा है, शिक्षक नहीं भैया, शिक्षक, इसमें अलग से दोस्तों शिक्षक को क्या कर लिया जा रहा है दोस्तों, शामिल कर लिया जाता है। तो औसत में 1 की वृद्धि होती है। पहले यहाँ पे 15 को लड़का है, लेकिन 15 को लड़का है 24 को लड़का है, लेकिन इसमें एक शिक्षक भी शामिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 25 गो, और इसका औसत 1 बढ़ जाता है। पहले औसत यहाँ पे 15 है दोस्तों, अब औसत कितना बढ़ जा रहा है, हो जा रहा है बढ़ के 16। तो बोल रहा है शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, तो इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। अब यहाँ पे इसको हम लोग निकालना है, शिक्षक के आयु को निकालना है, तो क्या करेंगे 25 × 16 माइनस करेंगे, 25 × 16 माइनस करेंगे दोस्तों 24 × 15, तब निकल जाएगा हमारा शिक्षा का क्या दोस्तों, शिक्षक बार बार क्यों लिखाता है साहब, तो हमारा निकल जाएगा दोस्तों शिक्षक का आयु। ठीक है, शिक्षा का क्या निकल जाएगा हमारा आयु, तो 25 × 16 करेंगे, 25 × 100 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400, माइनस करेंगे 24 × 15 24 × 72, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 360। तो 400 में 360 कटेगा दोस्तों, तो हमारा 40 वर्ष जो है हमारा वो शिक्षा का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आयु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों लाइन आ गया है और हम यहाँ पे प्रेजेंट भी हो गए हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, ये है बोट एंड स्ट्रीम का। बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है। यहाँ पे दोस्तों समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। बोल रहा है शांत जल में एक नाव की चाल जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में जो नाव की चाल है दोस्तों
ये हमारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल यहाँ पे दोस्तों दिया ही नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग धारा का जो दोस्तों, धारा का जो हमारा स्पीड है दोस्तों, इसको हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, इसको हम पहले ऐसे बनाते हैं। एक नाव जो दोस्तों इधर है और एक नाव जो है इधर है, और इधर से इधर जा रहा है, और धारा भी जो है सो इधर से इधर ही बढ़ रहा है, और एक नाव दोस्तों इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, 18 किलोमीटर जाने में धारा के दिशा में अगर जाएगा तो दोनों का चाल दोस्तों जुड़ जाएगा। बोट का भी चाल मतलब नाव का भी चाल जुड़ जाएगा, और जो धारा का अपना चाल होता है पानी का, वो भी दोस्तों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो धारा का चाल यहाँ पे कितना है, नाव का चाल यहाँ पे 16 है, और धारा का जो चाल है उसको हम लोग मान लिए हैं y। ठीक है, अब बोल रहा है 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में, मतलब नाव अब इधर से इधर जाने वाला है। लाइन दोस्तों एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हाँ आगे बोल रहा है कि नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर। दोस्तों ये धारा के विपरीत दिशा में बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा विपरीत दिशा बोल रहा है, तो विपरीत के लिए हम लोग करते हैं माइनस, और धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के दिशा में बोलेगा तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 + y। यात्रा में लिए गए समय के बराबर है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल हमारा दोस्तों यहाँ पे y माने हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 18y यहाँ पे हो जाएगा 30y हो जाएगा यहाँ पर हमारा 48y, और 18 गुने 30 गुने 16 माइनस 18 गुने हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48y, और 16 हमारा यहाँ पे कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे बीच में 12 से काटेंगे तो 4 बार में 48, 4 से काटेंगे तो 4, तो y बराबर आ गया 4। और यही हमारा दोस्तों धारा की चाल है। क्या है दोस्तों, ये हमारा धारा की चाल है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब दोस्तों मार्क प्राइस क्रय मूल्य से 25% अधिक है। सीपी से कितना अधिक है दोस्तों, 25%। 1/4 यहाँ है, एक अधिक है मतलब ये कितना है, 5/4 है। मार्क प्राइस अगर 5 है तो क्रय प्राइस कितना है दोस्तों, 4 है। बोल रहा है यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता है, मतलब ये हमारा इसका मार्क प्राइस 5 है। कोई भी वस्तु को हम लोग बेचते हैं किस पर, मार्क प्राइस पर बेचते हैं, या छूट भी देते हैं तो किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर ही देते हैं। थोड़ा सा पानी पीता हूँ दोस्तों। अब बोल रहा है इस मार्क प्राइस यहाँ पे 5 है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों, 5/4 ये हमारा MP है और नीचे वाला CP है। इस पर हमारा दोस्तों 8% का छूट दिया जा रहा है। 8% का दोस्तों वैल्यू होता है हमारा 2/25, और इस पर 8% का छूट मतलब 2 का छूट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23/25। तो 5 पर हमारा दोस्तों 5 का जो वस्तु है उसको कितना में बेचा जाएगा, तो 23/25 में बेचा जाएगा। तो बोल रहा है कि तो उसके विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, 5 का 23/25, क्योंकि 5 रुपया इसका मार्क प्राइस है और इस पर छूट दे रहा है कितना, 8% का, मतलब 23/25 का। बोल रहा है रेशियो निकालना है किसका, उसके बाद क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो 5 से काटेंगे यहाँ पे हमारा बचेगा 5, और यहाँ पे हमारा होगा 23, और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा और ऐसा, तो 5 चक हो जाएगा यहाँ पे कितना 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला, बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। बराबर आयतन वाले 2 लंब वृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 4:9 है। ठीक है,
यदि शंकुओं का क्रम उनकी दी गई ऊंचाइयों के अनुपात में हो तो उनके आधारों की त्रिज्या का आयतन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु का जो दोस्तों वो होता है आयतन, वो हमारा होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर इज टू 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे h का स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ भी हमारा h का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा h2। तो बोल रहा है उनके ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, मतलब इसका ऊंचाई अगर दोस्तों हमारा 4 है और इसका ऊंचाई कितना है 9 है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 1/3 पाई r1 का स्क्वायर, h1 कितना दोस्तों दिया हुआ है 4, और यहाँ पे फिर करेंगे 1/3 इंटू पाई r2 का स्क्वायर बोला तो r2 करेंगे, और h2 कितना दिया हुआ दोस्तों, दिया हुआ है 9। अब यहाँ से दोस्तों एक दिमाग लगाएंगे, 1/3 से 1/3 कटेगा, पाई से यहाँ पे हमारा पाई कटेगा, और r1 बटा r2 का जो स्क्वायर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9/4। तो r1 बटा r2 का जो वैल्यू होगा दोस्तों, इसका रूट हो जाएगा, तो 9 का रूट हो जाएगा यहाँ पे 3, 4 का रूट होगा 2, तो 3/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक देखें मतलब आप पक्का पढ़ने वाले और नौकरी लेने वाले दोस्तों आप स्टूडेंट की श्रेणी में आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।